हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मोहित मैथ्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी की सीरीज चला रहे थे और लास्ट फ्राइडे तक हम लोगों ने स्वरों के बारे में पढ़ा था और जिसका लास्ट विभाजन था मुख के आधार पर। हमने मुख के आधार पर जो हमने देखे उसके 4 प्रकार देखे थे, जिसमें देखा था हमने विव्रत स्वर, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, आज हम अगला विभाजन पढ़ने वाले हैं जो कि होगा होठों के आधार पर। किसके आधार पर? होठों के आधार पर, या कह सकते हैं ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ, या हम कह सकते हैं होठों के आधार पर। ठीक है, तो होठों या ओष्ठ के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया वो 2 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया? 2 भागों में किया गया, जिसमें पहला तो था वृत्तमुखी और दूसरा था अवृत्तमुखी। ठीक है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा कि क्या होता है वृत्तमुखी और क्या होता है अवृत्तमुखी। ठीक है, तो वृत्तमुखी किसे कहते हैं? अगर हम वृत्तमुखी की बात करेंगे तो वह स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठ गोल हो जाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी। आपको याद रखना है वृत्त से, भाई वृत्त का मतलब क्या है? गोल। हाँ है ना, पढ़ा है ना, सर्कल, वही है ये वृत्त। तो मुझे बताओ वृत्त होता कैसा है? गोल होता है। तो वह स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठ गोल हो जाएं वो क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी कहलाएंगे। कैसे? बोल के देखिए जरा। अगर मैं बोलूं ऊ, अगर आप ऊ बोलोगे ऊ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो होठों की जो शेप है वो कैसी हो रही है? गोल हो रही है, ऊ। अब बड़ा ऊ बोलें तो ऊ। इसी तरीके से ओ बोलें ओ में भी हमारे होठ गोल हो रहे हैं, यानी कि ऊ वाले सारे के सारे आ जाएंगे। तो ऊ किस में आता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। अवृत्तमुखी में क्या होगा? आ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव, यानी कि जो वह स्वर जिनके उच्चारण से हमारे होठ गोल नहीं होते। समझ में बात आई? जिनके उच्चारण से हमारे होठ गोल नहीं हो रहे हैं, जैसे आ नहीं हुआ, अ नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, ए नहीं हुआ। यानी कि अगर हम देखें तो आ, ई, ए, ऐ, ये हमारे स्वर ऐसे थे जिनमें हमारे होठ गोल नहीं हुए। तो ये किस में चले गए? अवृत्तमुखी में। अब आप लोग कहोगे कि सर री कहाँ गया? री के लिए आप लोग एक स्पेशल नोट पॉइंट डालिएगा। री स्वर अर्धवृत्तमुखी है या अर्धवृत्ताकार है।
इस बात के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो री होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है। क्या होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो री स्वर जाता है वो अर्धवृत्ताकार में जाता है, यानी कि री को बोलने पर हमारे आधे होठ गोल हो पाते हैं, पूरे नहीं हो पाते। ठीक है, तो री का जो साउंड है या री का जो स्वर है वो किस में चला जाता है? अर्धवृत्ताकार में जाता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए री का क्या है, और आपके सामने अगर ऑप्शन होते हैं वृत्ताकार है और अवृत्ताकार है या अर्धवृत्ताकार है, कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? अर्धवृत्ताकार। समझ में आई यहाँ तक बात? अगले विभाजन पर हम चलते हैं। इसे मैं रफ करता हूं। अगला विभाजन डालिएगा। अगला जो हमारा विभाजन होगा वो होगा हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर। देखिए, हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर, तो हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया उनको दो भागों में विभाजित किया गया। वो कौन कौन से दो भाग थे? तो पहला जो भाग था वो था निरनुनासिक। निरनुनासिक, निरनुनासिक को ही हम कहते हैं मौखिक स्वर। क्या कहते हैं? मौखिक स्वर। अच्छा, ये क्या बोला है? निरनुनासिक या मौखिक स्वर। निरनुनासिक का मतलब है जिसमें नाक का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए इसे बोला गया मौखिक स्वर। यानी कि ये इनमें से जो हवा है सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकलेगी, यानी कि वह स्वर जिनके उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से बाहर निकलती है, यानी कि वे स्वर जो सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं उसमें नाक का कोई रोल नहीं है, तो उसमें क्या आएंगे? सभी स्वर। सारे के सारे स्वर ऐसे हैं जो निरनुनासिक हैं। कौन कौन से हम जानते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। हाँ या ना? सही है। तो हमारे जितने भी स्वर हैं वो सभी के सभी कैसे हैं? निरनुनासिक हैं या मौखिक हैं। तो दूसरा विभाजन कौन सा किया गया? दूसरा विभाजन किया गया अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, या इन्हें कह सकते हैं हम नासिक के स्वर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वह स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख व नाक दोनों से निकलती है, दोनों से निकलती है। ठीक है, बट इसमें कोई स्वर नहीं आता, इसमें कोई भी स्वर नहीं आता। इसमें कैसे आते हैं? अनुनासिक में आप देखेंगे चंद्र बिंदु वाले आते हैं, जैसे आंख,
गांव। चंद्र बिंदु वाले सारे आ जाएंगे इसमें। आँख, गांव, और भी लिख सकते हैं आप अंधेरा, ठीक है। आँख हो गया, गांव हो गया, अंधेरा हो गया। इस तरीके के जो आते हैं वो क्या होते हैं? अनुनासिक। बांध, ये लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सभी के सभी अनुनासिक में जाते हैं, पर अनुनासिक स्वर नहीं होते, ठीक है। तो एक हो गया निरनुनासिक या मौखिक स्वर, यानी कि वह स्वर जिनके उच्चारण में जो हवा है सिर्फ और सिर्फ मुंह से बाहर निकलेगी, नाक का कोई रोल नहीं है। सारे के सारे स्वर मुख से बोले जाते हैं। आप नाक बंद करके बोल के देख लीजिए, नाक पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। पर जैसे आप आँख या अंधेरा बोलेंगे, आप नाक बंद करके बोल के देखो, अंधेरा, अब नाक में आवाज़ गूंजेगी आपकी, अंधेरा, नाक पे इफेक्ट पड़ेगा। बट आ से लेकर आप ओ तक बोलो कोई भी स्वर, आ ई री, ऊ ए ओ, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। बट जैसे ही आप अनुनासिक वाले बोलोगे, आँख, नाक पे आप देखोगे, नाक पे साउंड जाएगी। आप बोल के देखो, ट्राई करो इस चीज़ को, अपने आप पता लग जाएगी आप लोगों को। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अगले पे चलते हैं। तो हमने यहाँ तक देखे अपने स्वरों के विभाजन। तो यहाँ पे जो स्वरों का विभाजन है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो मैं एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। हमने पढ़े कि स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ना कोई अवरोध आता है, ना रुकावट, और ना किसी दूसरे वर्ण की हमें सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं, जिनकी कुल मिलाकर मात्राएं 10 मानी गई हैं। आगे हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि स्वरों का विभाजन, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने थे? 2 थे। ह्रस्व स्वर था, दीर्घ स्वर था, और संस्कृत में 3 हो जाते हैं, जिसमें आ जाता है प्लुत स्वर। आगे हमने पढ़ा जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर जो स्वर थे वो 3 थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद हमने पढ़ा मुख के खुलने के आधार पर या बंद होने के आधार पर। तो थे विव्रत स्वर, अर्धविव्रत, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। आगे हमने जो पढ़ा वो होठों के आधार पर पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। ये हमने स्वरों का विभाजन पढ़ा। आगे जो हमने पढ़ा हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर। तो 2 प्रकार के पढ़े, निरनुनासिक या मौखिक, और दूसरा था अनुनासिक, ठीक है। यहाँ पे स्वरों का विभाजन होता है खत्म। लास्ट स्वरों में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या पढ़ना है? स्वरों का उच्चारण स्थान। देखते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे कंठ। क्या लगाएंगे? कंठ। कंठ के बाद लिखेंगे आप तालव्य। उसके बाद आप लिखेंगे मूर्धा। उसके बाद आप लिखेंगे दंत। उसके बाद आप लिखेंगे ओष्ठ, ठीक है। ये लिखना है आप लोगों को। अब आगे देखिएगा कौन कौन से स्वर आएंगे। देखो आप लोग बोल के देखो, इसकी साउंड पीछे कंठ की तरफ जा रही है, आ, ये सारी साउंड कहाँ जा रही है? हमारी पीछे की तरफ जा रही है, यानी कि कंठ में जा रही है। तो ये जो अ हुआ और जो आ हुआ, ये कंठ में जाता है। किसमें जाता है? कंठ में। अब बात आती है ई और बड़ी ई की। ई, आप देखेंगे जीभ ना हल्की सी ऊपर की तरफ टच हुई, हल्की सी। देखो एक तो टच होने का तरीका होता है, आप लोग टा बोल के देखो, टा टा बोलोगे तो जीभ खड़ी हो जाएगी आपकी। एक तो होता है तरीका ये टा को बोलने का, एक होता है जैसे चा को बोल के देखो, चा चा चा, तो जीभ ऐसे ऐसे करके लप 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 ऐसे टच करती है, इस तरीके से। जैसे कोई चिपचिपा पदार्थ होता है, इस तरीके से स्ट्रेच करता है, तो जीभ भी इसी तरीके से टच होती है। एक तो जीभ होगी एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ी सी हो जाएगी, एक होगी चिप चिप करके चिपकेगी, जैसे चा 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 चा, तो जीभ ऐसे चिपक रही है। जब जीभ ऐसे चिपके तो समझ जाइए तालव्य की बात हो रही है। और जीभ टा वाली, जैसे टा वर्ड बोले आप, टा, तो टा में ऐसे खड़ी हो गई, वो मूर्धा होता है,
ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर जीभ इस तरीके से चिपचिपाती है तो वो है तालव्य, और जीभ अगर बिल्कुल खड़ी हो जाती है, जैसे टा बोलने पे टा, ठा, डा, ढा, इस तरीके से बोल रहे हैं, जीभ बिल्कुल खड़ी हो रही है तो वो मूर्धा है। और हम बोल रहे हैं चा, चा, छा, छा, तो जीभ ऐसे इस तरीके से कर रही है तो वो क्या है, तालव्य। इस बात का ध्यान रखिए। अब आप ई बोलिए, ई, तो जीभ इस तरीके से कर रही है, इस तरीके, तो ये किस में जा रहा है, तालव्य में जा रहा है। ई और ई। अब बात आती है री की। अब आप बोल के देखें री, तो री जब बोलेंगे ना तो जीभ खड़ी होगी, री, तो री जो जाता है वो मूर्धा में जाता है। किसमें जाता है, मूर्धा। री। बात आती है दंत की। दंत में कोई भी स्वर नहीं जाता, इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो वो स्वर आसानी से बोल पाता है, क्योंकि उसके दांत होते नहीं हैं, और दांत नहीं होते फिर भी सब कुछ बोल लेता है। क्यों? क्योंकि वो स्वरों का उच्चारण कर सकता है। स्वरों को बोलने के लिए दंत की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए दंत में कोई भी स्वर नहीं जाता। ओष्ठ में ऊ वाले, जिसमें होठों का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो ऊ और बड़ा। अब बात आ जाती है छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अगर हम बात करें छोटी ए की, तो ये किससे मिलकर बना है, आ प्लस ई से। आ किसमें गया था, कंठ में। ई किसमें गया था, तालु में। तो ये किसमें चला जाएगा, कंठ तालु में या कंठ तालव्य में। किसमें चला जाएगा, कंठ तालव्य में। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। जो ए है वो आ प्लस ई से मिलकर बना है, आ गया कंठ में, ई गया तालु में, तो इससे मिला हुआ कहाँ जाएगा, कंठ तालव्य में जाएगा, छोटी ए। इसी प्रकार बड़ी ए। अगर आप इसी तरीके से बात करें ओ की, तो ये किससे मिलकर बना, आ प्लस ऊ से। आ गया कंठ में, और ऊ किस में चला गया, ऊ चला गया हमारा ओष्ठ में। तो जो इनसे मिलकर बना है वो किस में जाएगा, कंठोष्ठ में। किसमें जाएगा, कंठोष्ठ में, कंठोष्ठ। कौन कौन जाएंगे इसमें, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, ये था हमारे स्वरों के उच्चारण स्थान। हमने देखे कि जैसे कि अ, ये सब कंठ में जा रहे हैं, इसलिए हमने इसे कहाँ डाला, कंठ में। ई की बताई, ई, हमने देखा जीभ ऐसे 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 लप लप कर दिया। आपको फोकस करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर जीभ आगे की तरफ से ऐसे हल्की हल्की चिपचिपा रही है ना, तो वो क्या है, आपका तालव्य है। और टा के साउंड पे जो खड़ी होती है जीभ, उस तरीके से खड़ी हो रही है तो मूर्धा है। ठीक है, तालव्य में कौन गया, छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धा में री गया। दंत में कोई स्वर जाता नहीं है। कैसे याद रखना है कि भाई बच्चा जब होता है तो वो स्वर का उच्चारण कर सकता है, उसके दांत होते नहीं हैं, इसका मतलब कोई भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता। अगली बात आई कि ओष्ठ की, तो ओष्ठ में ऊ में हमारे होठ यूज हो रहे हैं, ऊ, इसमें भी यूज होंगे। अगर बात आई अब छोटी ए की, अगर हम छोटी ए की बात करेंगे तो छोटी ए अ प्लस ई से मिलकर बना है, जिसमें आ गया कंठ में, ई गया तालु में, तो उससे मिला हुआ कहाँ जाएगा, मिक्स वाले में, कंठ तालव्य में। छोटी ए और बड़ी ए दोनों। इसी प्रकार छोटा ओ की बात करें तो आ प्लस ऊ से मिलकर बना, आ मिला कंठ से, ऊ मिला ओष्ठ से, तो इनको मिक्स करके कौन सा बनेगा, कंठ ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ में कौन जाएगा, ओ। और यहाँ पे हमारा स्वर पूरी तरह समाप्त होता है। आगे जो हम बात करेंगे वो व्यंजन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग इस चैनल को अपना प्यार दो, इसे जरूर आगे बढ़ाओ। थैंक यू।